Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 30th lecture for the course HRM 755, Performance Management. And I'm Usman bin Saif. Let's talk about the summary of the previous lecture. In the previous lecture, we talked about the coaching process. How does the coaching work? हमने डिस्कस किया था जी कोचिंग प्रोसेस क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं. Then we talked about observation and documentation of developmental behavior and outcomes. Why is it important to document the behaviors? हमने इसको डिस्कस किया था, देखा था कि अगर इन केस अगर हम नहीं उसको डॉक्यूमेंट करते या what are the aids that are available to document the behaviors, अगर हम उसे नहीं करते तो उसके क्या नुकसान है, ये भी हमने देखे थे. कंस्ट्रेंट्स देखे थे कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में, उसको एवेलुएट करने में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं परफॉर्मेंस को एवेलुएशन में. Then we talked about reasons for documentations of process. Why is it necessary to document the progress? और उसमें हमने एक जो इम्पॉर्टेंट बात ये डिस्कस की थी कि इवेंट्स को डॉक्यूमेंट करना इंतहाई ज़रूरी है, सो दैट कि जब आप परफॉर्मेंस रिव्यू करें तो आप उसको रेफ़र बैक कर सकें, डॉक्यूमेंटेशन को देख सकें कि फ़लाने टाइम पे या इस वक्त ये इवेंट हुआ था, इसने ऐसे बिहेव किया था, ये हुआ था. बिकॉज यूजुअली व्हाट हैपन्स के मैनेजर्स ने जब एवेल्यूएशन करनी होती है उस वक्त तक वो पिछली बातें भूल चुके होते हैं. रिकमेंडेशंस ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्रेस के उस पर हमने कुछ रिकमेंडेशंस डिस्कस की थी. फाइनली हमने फिर फीडबैक पे बात की थी कि वाई फीडबैक इज़ नेसेसरी और फीडबैक क्यों ज़रूरी होती है, उसके पर्पस क्या है, एनहांस कैसे कर सकते हैं, प्रेज़ क्या होता है. अब हमने नेगेटिव फीडबैक की आज के लेक्चर में हम बात करेंगे. इससे पहले हमने पॉजिटिव फीडबैक जिसे हम प्रेज़ भी कहते हैं उसकी हमने बहुत डिटेल में उसे देखा था कि वाई इज़ इट नेसेसरी. एक तो प्रेज से एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, दूसरी बात ये कि हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अननेसेसरी प्रेज ना हो, सो दैट कि एम्प्लॉय की जो है परफॉर्मेंस है वो भी अननेसेसरी प्रेज की वजह से वो कहीं लेजी ना हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट ना होना शुरू हो जाए. सो in the today's lecture we'll talk about what is negative feedback. Why is it necessary to look into this, and then the reasons for negative feedback, discomfort के managers क्या discomfort, क्यों discomfort महसूस करते हैं negative feedback किसी भी employee को देते वक्त. Then improving self defense response, how the employee, how the manager, how the supervisor can improve self response or defensive response. Then we'll start the section 4, which is the last section of our course, reward systems, legal issues and team performance management. We'll start with chapter number 10, which is about reward systems and legal issues. We'll talk about traditional pay plans कि traditional pay plans क्या होते हैं, contingent pay plans क्या होते हैं. बेसिकली हमने रिवॉर्ड्स की बात करनी है कि जी रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, रिवॉर्ड कैसे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, इसकी क्या जो है, हाउ वी कैन एनहांस रिवॉर्ड, हाउ कैन वी कैन कट डाउन रिवॉर्ड्स, एंड देन व्हाट आर द लीगल इश्यूज इन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. और इसमें फिर हम देखेंगे रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिजेंट पे प्लान्स कि हम क्यों उसको कॉन्टिजेंट पे प्लान्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं, या in the recent global scenario companies क्यों move कर रही हैं from the traditional pay plan to the contingent pay plan. फिर हम conditions necessary for a successful contingent pay plan देखेंगे, possible problems associated with contingent pay plan, types of contingent pay plan systems, recommendations for rewards, pay structures, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन. और फिर उसके बाद लेजिस्लेशन की हम एग्जांपल्स देखेंगे, यूके में कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं और यूएस में कौन कौन से लेजिस्लेशंस अवेलेबल हैं फॉर द परफॉर्म इन ऑर्डर टू. बेसिकली लेजिस्लेशंस क्या हैं, वो रूल्स एंड लॉज हैं जो कि इन कंट्रीज़ में मौजूद हैं, सो दैट एन एम्प्लॉय इफ़ फाइंड्स हिमसेल्फ और herself in a difficult situation can go to a court of law and file a complaint over there.
So let's start today's lecture. Negative feedback. Negative feedback includes information that performance has fallen short of accepted standards. कि जब परफॉर्मेंस शॉर्ट और जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो उसका मतलब है कि नेगेटिव परफॉर्मेंस किसी एम्प्लॉय को देना इज फीडबैक. The goal of providing negative feedback is to help employees improve their performance in the future. It is not to punish, embarrass or chastise them. अब नेगेटिव फीडबैक किसी भी एम्प्लॉय को देने का पर्पस हरगिज़ ये नहीं होता कि उसको शर्मिंदा किया जाए, उसको सज़ा दी जाए या उसको और जो है उसके जो इंटेग्रिटी है उसको हर्ट किया जाए. नेगेटिव फीडबैक का मकसद ये होता है कि उस एम्प्लॉय को बताया जाए कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इस एरिया में जो है फॉल कर रही है, तुम इसको अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करो. It is important to give negative feedback when it is warranted because the consequences of not doing so can be detrimental for the organization as a whole. और negative feedback क्यों इसलिए भी ज़रूरी है देनी so that employee को पता हो कि उसकी performance जो है वो फॉल कर रही है और उसने अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है rather than कि उसकी परफॉर्मेंस जो है और डिटेरियोरेट होती रहे और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान हो. In spite of need to address poor performance, managers are usually not very comfortable providing negative feedback. Why is it so? अब बजाय इसके कि मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स जो हैं जो पुअर परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, वो अक्सर डिसकम्फर्ट फील करते हैं, कंफर्टेबल फील नहीं करते किसी भी एम्प्लॉय को बताना कि तुम काम ठीक नहीं करते. Consider the following reasons why managers are not comfortable providing negative feedback. Negative reactions and consequences. Managers may fear the employee may react negatively. Negative experience in the past. Managers themselves may have received negative feedback at some point in their career and have experienced firsthand how feelings can be hurt. मैनेजर्स ने अपने उसमें देखते हैं कि जी किसका भी उनको भी नेगेटिव फीडबैक मिली थी तो वो कितने हर्ट हुए था, वो अपने एम्प्लॉय को हर्ट नहीं करना चाहते. Playing God. Managers may be reluctant to play the role of an all-knowing, judgmental God. और जो है मैनेजर्स ये भी सोचते हैं कि हमको खुदा थोड़ी है जो हर बात जो है हमें पता होगी और हर बात के लिए हम जो है हर बात एम्प्लॉय को के लिए उसको जज करें हर चीज़ के ऊपर. ये सोच के भी वो नेगेटिव फीडबैक नहीं देते. Need for irrefutable and conclusive evidence. Managers may not want to provide negative feedback until after they have been able to gather irrefutable and conclusive evidence about a performance problem. और मैनेजर्स इसलिए भी जो है नेगेटिव फीडबैक नहीं देते कि जब तक उनके पास कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं आ जाता कि और वो जो है फाइनल नहीं हो जाती बात कि जी इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है. इम्प्रूविंग डिफेंस रिस्पॉन्स. अब मैनेजर्स ने किसी मैनेजर या सुपरवाइजर ने किसी एम्प्लॉय को नेगेटिव फीडबैक देनी है तो वो अब कैसे अगर वो अब एम्प्लॉय को बताएगा तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं, तुम अच्छा काम नहीं करते, वो तो डिफेंसिव मोड में आ जाएगा कि नहीं मैं तो अच्छा करता हूँ. अब अपनी कन्वर्सेशन को कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है मैनेजर्स के साथ. एस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ रैपोर्ट. It is important that meeting take place in a good climate. This can be achieved by choosing a meeting place that is private and by preventing interruptions from taking place. इसका एक तरीका ये भी है कि जी मेंटेन करें, उसके साथ स्टैब्लिश करें रैपोर्ट कहते हैं कि आप उसके साथ एक अपना कंफर्ट जोन बना लें. कंफर्ट जोन कैसे बन सकता है कि उसको आपने नेगेटिव फीडबैक देनी है उसको रादर दैन के सबके सामने आप एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर आप किसी और ऑफिस में उसको ले जाएं अलग जगह पे कहीं साइड पे बैठ के चाय का कप उसको पिलाएं और उसको उससे गपशप लगाएं, उसे बताएं, वो पूछें घर के बारे में, उससे गाड़ी के बारे में, तुम्हें गाड़ी कौन सी पसंद है, आजकल तुमने कौन सी रखी हुई है, अच्छा तुम अपनी गाड़ी कब चेंज करोगे, और फिर उसको आराम से बताएं कि जी उससे ताकि आप एक कंफर्टेबल वो भी आपके साथ एक कंफर्टेबल उस पर लेवल के ऊपर आके फिर आप उससे बात करें. Be empathetic. It is important for the supervisor to put herself in the shoes of the employee. कि जो मैनेजर है वो एम्प्लॉय की जगह पे अपने आप को रख के उस तरीके से बात करे कि मतलब इसका मतलब ये कि एम्प्लॉय जो मैनेजर है मैनेजर उस तरीके से बात करे जिस तरह के वो अगर खुद उसकी नेगेटिव फीडबैक उसको मिलनी हो तो वो चाहता हो कि मुझे ऐसे मिले. अब नेगेटिव फीडबैक
मैनेजर के भी कोई सुपरवाइज़र उसने उसको नेगेटिव फीडबैक लेनी है तो वो उसको भी फियर है कि नेगेटिव फीडबैक का, तो वो उस अच्छे तरीके से दे कि जिस अच्छे तरीके से वो अपने लिए नेगेटिव फीडबैक चाहता हो। ऑब्जर्व वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लूज। और अब एक तो वर्बल होते हैं कि मैंने जो एम्प्लॉई उसने कुछ ज़ुबानी उसने कोई बात कही कि जी ऐसे नहीं ऐसे। नॉन वर्बल है कि हाथ के इशारों से, और वो भी ऑब्जर्व करे उसको अपने एम्प्लॉय को कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है उस नेगेटिव फीडबैक को। द सुपरवाइजर शुड बी एबल टू रीड वर्बल एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स फ्रॉम द एम्प्लॉय टू डिटरमिन वेदर फर्दर क्लैरिफिकेशन इज नेसेसरी। और किस लिए उसको ऑब्जर्व करे, सो दैट कि एम्प्लॉय को फर्दर वो कंफर्टेबल कैसे करे, उसको क्लैरिफाई कैसे करे कि जो मैं बात कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ और तुम्हें इसके ऊपर सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी चाहिए। मिनिमाइज थ्रेट्स। The performance review meeting should be framed as a meeting that will benefit the employee, not punish him. और इसमें एक और बात का, इस परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर एक और बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो एम्प्लॉय जो है उसे उस मीटिंग को एज अ जो है अपने लिए एक फ़ायदा समझे, अपने आप अपना बेनिफिट समझे कि उसको बताया गया जा रहा है कि जी उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और वो परफॉर्मेंस कैसे ठीक कर सकता है, रादर दैन कि वो थ्रेटन्ड फील करे एम्प्लॉय के बस अब तो मुझे निकाल देंगे कंपनी से और मेरे कुछ दिन रह गए हैं बस ऑर्गेनाइजेशन में। इनकरेज पार्टिसिपेशन। फिर सिर्फ के मैनेजर या सुपरवाइज़र ही उसको फीडबैक दे, उस इनकरेज करे अपने एम्प्लॉय को, उसकी भी राय ले, उससे भी पूछे कि उसका क्या ख्याल है, जो वो बात कह रहे हैं क्या वो एग्री करता है। नाउ दिस वॉज अबाउट चैप्टर नंबर 9। अब हमारा यहाँ पे चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया। नाउ लेट विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10। सेक्शन 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड सिस्टम, लीगल इश्यूज एंड टीम परफॉर्मेंस, ये 3 टॉपिक्स हैं इस सेक्शन नंबर 4 में। Now starting chapter number 10, which is about reward system and legal issues. You have to get rewarded in the soul and the wallet. जैक वेल्च ने एक दफ़ा कहा था कि जी you have to get rewarded in the soul and in the wallet, दोनों जगहों पे, कि आपकी जो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी होनी, आपकी जेब में भी पैसे होने चाहिए, आपको रिवॉर्ड जो है मनी टर्म्स में भी मिलना चाहिए, और आपको पर्सनल ग्रेटिफिकेशन या आपको जो है आपकी तारीफ भी की जानी चाहिए, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी दिया जाना चाहिए, दोनों तरह से रिवॉर्ड होना चाहिए। द मनी इजंट इनफ, क्योंकि सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होता, बट द प्लैक इजंट इनफ ईदर। और जो है दूसरी तरफ अगर हम देखें सेल्फ जो रिस्पेक्ट है या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और दो वो भी अकेले उससे काम नहीं बनता। यू हैव टू गिव बोथ, कि आपको दोनों तरफ जो है ना वो रिवॉर्ड देना पड़ता है, कि एक तरफ तो आप उसको प्रेज भी करें, उसको शाबाशी भी दें एम्प्लॉय को, और उसको मनी टर्म्स में भी रिवॉर्ड दें। अब सिर्फ पैसे मनी टर्म्स में दे देना या सिर्फ शाबाशी दे देना, दोनों काफ़ी नहीं है। ट्रेडिशनल पे प्लान्स। अब हम बात करते हैं पे प्लान्स की। तो ट्रेडिशनल पे प्लान क्या होता है? अ ट्रेडिशनल approach in implementing reward system is to reward employees for the position they fill in as indicated by their jobs and not necessarily by how they do their work. ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है कि जी अब उनको इस बात पे रिवॉर्ड किया जाता है, तनख्वाह उन्हें इस बात की दी जाती है उनके वो जो पोजीशन पे वो बैठे हों। अब एक मैनेजर है, उसकी तनख्वाह अगर सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं 10,000 है, 10,000 उसकी तनख्वाह है, और एम्प्लॉय की तनख्वाह 5,000 है। अब मैनेजर को 10,000 क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि वो मैनेजर है, उसको पोजीशन की वजह से दिए जा रहे हैं। जो उसका सबॉर्डिनेट है उसको क्यों दिए जा रहे हैं 5,000? क्योंकि वो सबॉर्डिनेट है, इस वजह से उसको 5,000 दिए जा रहे हैं। इस बात पे कतई ये बात मुनहसर नहीं है कि वो मैनेजर हो के अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा।
तनख्वाह उसको 10,000 मिल रही है लेकिन वो बेशक काम ना करे, दैट इज़ अनदर स्टोरी, अनदर फैक्टर कि वो काम नहीं करता, या काम बहुत अच्छा करता है तो उसको हम 11,000 तनख्वाह नहीं देंगे, उसको 10,000 ही देंगे। इन अदर वर्ड्स, employees are rewarded for filling a specific slot in the organizational hierarchy। और मतलब वही बात कि एम्प्लॉय जो है उसको स्पेसिफिक एक स्लॉट या स्पेसिफिक एक पोजीशन की वजह से, हायरार्की में एक पोजीशन की वजह से तनख्वाह दी जाती है। उसे इस बात पे उसकी तनख्वाह डिपेंडेंट नहीं होती कि उसने काम अच्छा करना है या नहीं करना। Typically, there is a pay range that determines minimum, midpoint, and maximum rates for each job. For example, a university may have 5 ranks for professors who just have been hired. 5 ranks हैं, ठीक है जी। जिस तरह अभी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल इसमें 2 की ली हुई है, एक इंस्ट्रक्टर की और एक सीनियर इंस्ट्रक्टर की। अब इंस्ट्रक्टर की जो तनख्वाह सैलरी रेंज है वो $30,000 से $45,000 तक है, और जो सीनियर इंस्ट्रक्टर की $40,000 से $55,000 तक है। अब क्या है कि इसमें मिनिमम, मिड पॉइंट, मैक्सिमम, ये 3 चीज़ें। मैक्सिमम उसका $45,000 है, उसकी जो पोजीशन है, अगर वो इंस्ट्रक्टर है तो उसकी $45,000 से ज़्यादा उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ सकती, मैक्सिमम है। मिनिमम 30,000 है कि उसको मिनिमम 30 मिलेगी। मिड पॉइंट क्या होता है कि उसकी कितनी हर साल इंक्रीज करेगी। नाउ कमिंग टू कॉन्टिजेंट पे, अभी हमने बात की ट्रेडिशनल पे प्लान की बात की कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। अब कॉन्टिजेंट अप्रोच देखते हैं। कॉन्टिजेंट पे, ऑल्सो कॉल्ड पे फॉर परफॉर्मेंस, means that individuals are rewarded based on how well they perform on a job। कि इंडिविजुअल्स को, एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को तनख्वाह इस हिसाब से दी जाती है कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। जितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। फिर इसके अंदर एक और चीज़ ये भी आ जाती है कि उनकी फिर एक बेसिक सैलरी फिक्स कर देते हैं कि जी ये तनख्वाह तो बेसिक इतनी मिलेगी, इसके ऊपर जो है बोनसेस और एडहॉक पेज और इसके ऊपर जितने एक्स्ट्रा फंड्स हैं, जितने एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, वो सारी परफॉर्मेंस, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। Thus, employees receive increase in pay based wholly or partially on job performance. Contingent pay plans. These increases can either be added to employee base salary or be a one-time bonus। या तो उसकी जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर एडिशंस कर देते हैं उसमें, और कोई अलाउंसेस उसे दे देते हैं, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतने अलाउंसेस दे देते हैं, या बेसिक सैलरी उतनी उसको रहने देते हैं और उसको बोनस दे देते हैं। बोनस एक साल में 1 दफ़ा भी दे सकते हैं, 2 दफ़ा, जितनी मर्जी दफ़ा बोनस दे दें। Originally, contingency pay plans were used only for top management। शुरू में इस तरह से होता था कि टॉप मैनेजमेंट के लिए इस तरह के प्लान्स यूज होते थे, बाकी सब ट्रेडिशनल पे चलते थे। लेकिन अब क्या है कि ये जो है जो कॉन्टिजेंसी पे प्लान्स हैं ये अब बाकी हायरार्की लेवल्स के ऊपर भी कंपनीज प्रेफर कर रही हैं, स्पेशली सेल्स में। जितनी ज़्यादा सेल्स हो उतने ज़्यादा कमीशन। रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टिजेंट पे प्लान। हम क्यों कॉन्टिजेंट पे प्लान को इंट्रोड्यूस किया गया? The result of a recent survey of Fortune 500 companies indicated that performance management systems are not effective when results are directly not tied to the reward system। Fortune 500 जो कंपनीज हैं उनका एक सर्वे किया गया तो पता चला कि जी अगर तो उनकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड्स के साथ टाई नहीं किया हुआ तो उनकी परफॉर्मेंस इफेक्टिव नहीं थी। टाई करने का मतलब है कि अब उसके साथ डायरेक्टली इन रिलेशन रखी गई कि जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे। तो जहाँ जिन कंपनीज के अंदर, जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा नहीं था, वहाँ पे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं। When the performance management system has a direct relationship with the reward system, performance measurement and performance improvement are taken more seriously। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को रिवॉर्ड्स के साथ टाई कर देते हैं थ्रू
कॉन्टिजेंट पे प्लान्स, कि जितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगी उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। उन कंपनीज में परफॉर्मेंस मेजरमेंट को और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट को बहुत सीरियसली देखा जाता है, बहुत ज़्यादा उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है क्योंकि रिवॉर्ड मिल रहा था। When a CP plan is implemented, organizations need to make clear what is expected of employees. कि employees से जब भी एक CP plan implement किया जाता है तो organizations ये clear कर देती हैं कि employees से expectations क्या हैं, what specific behavior results will be rewarded, कि कौन से behavior और results ऐसे हैं जिनके ऊपर reward दिया जाएगा, and how employees can achieve these behavior, और कि employees इन behaviors और rewards को कैसे achieve कर सकते हैं। This in and of itself serves as an important communication goal because supervisors and employees are better able to understand what really matters. इस communication से जो employees को convey कर दिया जाता है CP plan के बारे में, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि employees को पता चल जाता है कि हमारे लिए performance management में क्या रखा है। Why should we improve our performance? उन्हें क्लियरली पता होता है कि हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेंगे, किन बिहेवियर्स किन रिजल्ट्स में इम्प्रूव करेंगे तो हमें रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। For example, assume an organization is trying hard to improve customer satisfaction. Some units in this organization decide to implement a CP plan that awards cash to employees who improve their customer satisfaction ratings. In contrast, other units continue with traditional plan in which there is no clear tie between performance levels and rewards. हमने एक एग्जांपल देखी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिपार्टमेंट था, यूनिट था, उसको उन्होंने सीपी प्लान पे प्लान के ऊपर वो उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। अब जो एम्प्लॉय जिस एम्प्लॉय से कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे, खुश होंगे, उसको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जिनसे नहीं होंगे उनको कम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। CP plans can help improve the motivation of employees when each of the following conditions is present. अब कौन सी conditions, कौन से ऐसे circumstances हैं जो ज़रूरी हैं एक successful contingency pay plan को implement करने के लिए। Employees see a clear link between their efforts and the resulting performance, कि employees को एक link नज़र आना चाहिए, पता चलना चाहिए कि हम कितनी effort करेंगे तो क्या हमें reward मिलेगा। इससे क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेंसी, कि एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एम्प्लॉयज़ सी ए क्लियर लिंक बिटवीन देयर परफॉर्मेंस लेवल एंड द रिवॉर्ड रिसीव्ड, कि एक तो पहले हमने बात की ना कि जो है एफर्ट और परफॉर्मेंस, कि कितनी एफर्ट करेंगे तो कितनी परफॉर्मेंस आएगी, एक्सपेक्टेशन है। उसके बाद कितनी एफर्ट करेंगे तो कितना रिवॉर्ड मिलेगा, ये इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। एम्प्लॉयज़ वैल्यू द रिवॉर्ड अवेलेबल, और ये वैलेंस है कि एम्प्लॉयज़ उस जो रिवॉर्ड मिलता है उसको कितना वैल्यू करते हैं। दिस इज़ अ मल्टीप्लिकेटिव रिलेशनशिप अमंग दीज डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोटिवेशन, सो दैट मोटिवेशन जो है किस तरह आती है एम्प्लॉय के अंदर, इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो मोटिवेशन आती है। In spite of potential possible impact of CP plans, we should be aware that not all CP plans work as intended. कि तमाम जो है CP plans बेशक जितना अच्छा बना हो, जितना मर्जी पोटेंशियल हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर CP प्लान जो है वो कॉन्टिजेंसी पे प्लान जो है वो हो, उससे वो पॉसिबल रिजल्ट्स या आउटकम्स अचीव किए जा सकें जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या वो सक्सेसफुल हो। Why is that CP plan may not succeed? Consider the following reasons. और किन वजहों से एक जो है कंटिजेंसी पे प्लान सक्सीड नहीं कर सकता, फेलियर हो जाता है। A poor performance management is in place, कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट हुई है। When a CP plan is paired with a poorly designed, poorly implemented performance management system, one that includes biased rating, जिसके अंदर biased rating भी हो, and the measurement of unrelated performance dimensions, कि unrelated performance dimensions की measure भी हो, this situation may lead some employers to challenge the CP plan legally, और इस तरह की situation हो
तो एम्प्लॉयज़ यूजुअली क्या करते हैं, लीगल एक्शंस ले लेते हैं। तो ये क्या है कि पॉसिबल प्रॉब्लम क्या है, कॉज क्या है, पुअर परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से जो है कॉन्टीजेंसी पे प्लान जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सक रहा, सक्सेसफुली रन नहीं कर सक रहा। देयर इज अ फॉली और रिवॉर्डिंग ए while hoping for B. What happens when system rewards results and behavior that are not those that will help the organization succeed? कि अब जो सिस्टम है वो कौन से रिजल्ट्स अचीव कर रहा है, सिस्टम वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहा है, वो रिजल्ट्स अचीव कर रहा है जो कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। Employees are likely to engage in these often counterproductive behaviors when this behavior is what will learn them to desire work. Rewards are not considered significant. ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, पॉसिबल प्रॉब्लम है जो कि कॉन्टीजेंसी पे प्लान को के फेलियर का बायस बनती है कि रिवॉर्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट, कि रिवॉर्ड्स बहुत सिग्निफिकेंटली नहीं एलोकेट किए जाते। जैसे कि एक एम्प्लॉय है जो कि बेस्ट परफॉर्मर है, उसको 5% सैलरी में इंक्रीज दिया गया और बाकी एम्प्लॉयज़ जो लेस देन एवरेज थे उनको 4% दिया गया। तो जो 5% वाला वो ये कहेगा कि भाई 1% का सारा फ़र्क है, मैं इतनी मेहनत भी करूं और 1% से फ़र्क पड़ा, तो उसका मोटिवेशन उल्टा और डाउन होगा। मैनेजर्स आर नॉट अकाउंटेबल। What happens when managers are not accountable regarding how they handle the performance and the performance valuation of their employees? कि जब मैनेजर्स अकाउंटेबल ही ना हो, अपनी मर्जी से जैसे मर्जी वो जो है एवेल्यूएशन भी कर लें, आपकी रिपोर्ट्स भी कर लें और जो है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन करें। परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन हो सकता है पुअर हो, वो आपको गुड कह दें, उनकी मर्जी को उन्हें पूछने वाला तो है नहीं। They are likely to inflate ratings so that employees receive what the manager thinks are appropriate rewards. There exists extrinsic motivation at the expense of intrinsic motivation. Extrinsic और intrinsic. Extrinsic motivation होती है जो बाहर से आपको किसी चीज की कोई चीज मोटिवेट करे। Intrinsic होती है जो अंदर से आपको मोटिवेट करे। अब एक्सट्रिंसिक क्या है, मोटिवेशन ज्यादा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कम है, तो क्या होगा, कॉन्टीजेंसी पे प्लान क्या होगा, कॉन्टीजेंसी पे प्लान होगा कि कॉन्टीजेंसी हमने पे प्लान यहाँ पे बात की ना कि फेलियर हो जाएगा अगर एक्सट्रिंसिक ज्यादा मोटिवेशन हो और इंट्रिंसिक कम हो। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर ये भी हो सकता है कि किसी बाहर वाले फैक्टर की वजह से किसी ने इन्फ्लुएंस किया तो आपने अपने एम्प्लॉय की रेटिंग जो है वो पुअर को गुड कर दिया। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है कि आपने फेयर ऑनेस्टली आपने एवेल्यूएशन करनी। Rewards for executives are disproportionality large compared to rewards for everyone else. कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनी के उनको रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं और जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कम दिए जाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से। क्योंकि अगर उनको जो है कंपनी एज अ होल अगर परफॉर्म कर रही है तो उनको एग्जीक्यूटिव्स को जो हैं अवार्ड्स 50% दिए जाएं और बाकी एम्प्लॉयज़ को जो हैं वो 5% दिए जाएं। सो डिसप्रोपोर्शनैलिटी की वजह से भी जो है कॉन्टिजेंट पे प्लान्स फेल हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ कॉन्टिजेंट पे सिस्टम्स, वन इज ट्रेडिशनल, द अदर वन इज इन्वॉल्व्ड कल्चर। दो तरह के कल्चर्स होते हैं। ट्रेडिशनल कल्चर क्या होता है, जिसमें हम ट्रेडिशनल जॉब्स देखते हैं। ट्रेडिशनल जॉब्स के रिवॉर्ड किस तरह देते हैं कि पीस रेट है कि आपको पीस के हिसाब से कि जितने ज़्यादा पीस मैन्युफैक्चर करेंगे उतने ज़्यादा आपको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा उसका। सेल्स कमीशन कि जितनी ज़्यादा सेल्स करें उतना ज़्यादा कमीशन आप अर्न करते हैं। ग्रुप इंसेंटिव कि एज अ ग्रुप आपको जो है इंसेंटिव दिया जाता है, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है तो पूरी टीम को जो है कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, बोनस दिया जाता है।
Employees are paid based on extra group production based on result oriented measures. This system is implemented frequently in the retail industry. Now हमने अभी बात की traditional culture of CP system की. Now coming to involvement culture of CP systems. Involvement culture is different from traditional culture. Examples of systems that work well in organizations with involvement cultures are the following. Profit sharing, जिसमें क्या करते हैं, एम्प्लॉय को हम प्रॉफिट में भी हिस्सा देते हैं. एम्प्लॉय को हम एक रिवॉर्ड उसको दे देते हैं, इंसेंटिव दे देते हैं कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, जितनी ज़्यादा सेल्स होंगी, जितने ज़्यादा कमीशन अर्न करेंगे, उतना ज़्यादा उसके हिसाब से आपको परसेंटेज एक आपके टोटल प्रॉफिट्स में दे दी जाएगी कि अगर आप इस साल के टारगेट्स अचीव कर लेते हैं तो 5% जो प्रॉफिट है वो आपका हुआ. स्किल बेस्ड पे, employees are paid based on whether they acquire new knowledge and skills that are beneficial to the organization. कि employees जो हैं नए उसके अंदर कोई कोर्स करते हैं कि वो जो है organization के लिए beneficial होती है. This type of system is usually implemented in knowledge-based organizations such as software development companies. ये ज़्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में होता है जहाँ पे स्किल्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, वेब बेस्ड और इस तरह के स्किल्स जो हैं जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होते हैं, वहाँ पे क्योंकि डे टू डे मार्केट एमर्ज करी, जितने नए स्किल्स एक्वायर करें उतने ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है. Recommendations for rewards. What can the organization do to ensure that actions intended to be rewarded are actually regarded as rewards? कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो एक्शंस रिवॉर्ड देने के लिए लिए गए हैं वो रिवॉर्ड ही हैं या उनको एज अ रिवॉर्ड्स नहीं लिया जा रहा. व्हाट कैन वी डू टू मेक रिवॉर्ड्स वर्क? के रिवॉर्ड्स तो अगर हम एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ अपनी परफॉर्मेंस भी क्या इंक्रीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे. कंसिडर द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस. नंबर 1 है डिफाइन एंड मेजर परफॉर्मेंस फर्स्ट एंड देन एलोकेट रिवॉर्ड्स. कि सबसे पहले तो परफॉर्मेंस को आप डिफाइन करें, उसको मेजर करें, उसके बाद रिवॉर्ड्स दें. बिफोर रिवॉर्ड्स आर एलोकेटेड देयर मस्ट बी गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज इन प्लेस दैट डिफाइंस performance and performance expectations. Performance measure performance well. तो क्या है कि before rewards are allocated there must be a good performance management system in place. एक परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, जो क्या करे कि परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन दोनों को डिफाइन करे, बताए कि क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है और क्या परफॉर्मेंस इस वक्त एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या है. देन मेजर करे परफॉर्मेंस को, फिर परफॉर्मेंस को मेजर भी करे. यूज ओनली रिवॉर्ड्स दैट आर अवेलेबल. एक और रिकमेंडेशन ये कि वही रिवॉर्ड्स को आप जो आप दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप यूज़ करें. फॉर इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स अवेलेबल, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस पैसे नहीं हैं या वो कि मॉनेटरी टर्म्स में या फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं दे सकती किसी एम्प्लॉय को, देन एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली एंड द फोकस शुड बी ऑन नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड. कि एम्प्लॉयज़ जो है वो फिर क्या करें, नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स दे दे अगर फाइनेंशियल नहीं दे सकती. मेक श्योर दैट आवर एम्प्लॉयज़ आर एलिजिबल. कि तमाम एम्प्लॉयज़ रिवॉर्ड के लिए एलिजिबल है. ऑर्गेनाइजेशन इस बात को भी इंश्योर करे. इन मैनी ऑर्गेनाइजेशंस टॉप एग्जीक्यूटिव्स रिसीव बेनिफिट्स सच एज प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शंस, एग्जीक्यूटिव लाइफ एंड लायबिलिटी इंश्योरेंस, इन्विटेशंस टू मीटिंग्स इन अट्रैक्टिव लोकेशंस एंड परमिशंस टू फ्लाई फर्स्ट क्लास. ये सारे वो बेनिफिट्स रिवॉर्ड्स हैं जो कि बाकियों को भी जो हैं एम्प्लॉयज़ को भी अवेलेबल होने चाहिए. वो भी इस उनकी अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करी तो उनको भी एलिजिबल करना चाहिए, रादर देन के सिर्फ टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ये फैसिलिटीज हासिल हों. मेक रिवॉर्ड्स विजिबल. और रिवॉर्ड्स जो हैं विजिबल करें, बताएं कि जी फलाना एम्प्लॉय है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसको ये रिवॉर्ड दिया गया. should be visible to those who receive them. Rewards should also be visible to others to gather information about what needs to happen for an employer to receive the reward in future. और साथ ये भी बताया जाए कि आइंदा फ्यूचर में रिवॉर्ड्स कैसे दिए जाएंगे. Make rewards contingent.
रिवॉर्ड शुड बी टाइड टू परफॉर्मेंस डायरेक्टली एंड एक्सक्लूसिवली, कि जो हैं रिवॉर्ड्स हैं वो उसके साथ परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली उसको टाई करते हैं कि परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो रिवॉर्ड मिलेगा. Imagine that an outsider is asked to guess the salary level of various employees in an organization. Assume that she can ask the following question: what do people do? How long have they done it? How well they have done it? ये questions हैं. इन सवालात के जवाब जो हैं देखने चाहिए whenever you make rewards contingent. Make rewards timely. Rewards should be given soon after the occurrence of result or behavior being rewarded. और ये टाइमली दे देना चाहिए. जो टाइमली जो है ये रिवॉर्ड लोगों को दे देने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को. ऐसा ना हो कि जिस तरह की एग्जांपल है कि जी एक हम चूहा है उसको हमने केज में बंद किया हुआ और उसे हम सिखा रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं. अब हम क्या करते हैं कि वो अगर वो लीवर हिलाता है तो चीनी गिरती है, तो वो उसको पता चलता है कि अगर लीवर हिलेगा तो चीनी गिरेगी, और वो आइंदा से जब उसको चीनी खानी होती है वो लीवर हिलाता है. अब आप क्या करते हैं कि अगर लीवर तो उसने हिला दिया लेकिन आपने चीनी 2 दिन के बाद गिराई, तो वो जो चूहा है, माउस है, वो कभी भी उस चीनी को उस लीवर के साथ एसोसिएट नहीं कर सकेगा, भूल जाएगा. मेक रिवॉर्ड्स रिवर्सिबल. Increasing an employee base creates an annuity for employees' tenure with the organization. If mistakes are made in the location of increase in the base salary, they are usually irreversible and can be very costly over time. कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप रिवॉर्ड दे रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो रिवॉर्ड देते हुए गलती से ज़्यादा रिवॉर्ड दे देते हैं, तो फिर क्योंकि बाद में आप वो रिवॉर्ड आप वापस नहीं ले सकते, तो आप पहले से ये प्रोविजन रखें कि अगर वो रिवॉर्ड गलती से ज़्यादा दे दिया जाए तो रिवॉर्ड वापस भी लिया जा सकता है. अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो भी वापस रिवॉर्ड ले लेंगे. यूज नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स कौन कौन से हैं? रिकमेंडेशन एंड अवार्ड देना, मेंशन इन द कंपनी पब्लिकेशन की इज अ वेरी गुड एम्प्लॉय, ही हैज परफॉर्म वेरी वेल इन दिस क्वार्टर. प्राइवेट इनफॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ जॉब डन, कि उसने प्राइवेटली उसको बताना कि जी आपने जॉब बहुत अच्छी तरह से काम किया, वी आर वेरी हैप्पी विद यू, और आपके हम परफॉर्मेंस की बेस पे आपकी प्रमोशन का भी सोच रहे हैं. पब्लिक रिकॉग्निशन के बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने भी उसकी तारीफ़ करना, बताना, रिकॉग्नाइज करना कि जी इस एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है. ये सारे नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं. स्टेटस इंडिकेटर्स जैसे न्यू टाइटल, उसकी प्रमोशन कर देना, लार्जर वर्क एरिया, उसको नया ऑफिस दे देना. टाइम सच एज टेकिंग अ लॉन्गर ब्रेक, उसको एक लंबी छुट्टी दे देना. Are more challenging work environment, responsibility and freedom. Pay structures. Regardless of whether the organization implemented a reward system based on performance, they face the question of what salary to assign to a new employee. कि जो भी एक नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो उसको कितनी सैलरी देनी है, ये एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. एन ऑर्गेनाइजेशन पे स्ट्रक्चर क्लासिफाइज जॉब इन जो कैटेगरीज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वर्थ. और उसके लिए हम क्या करते हैं? जॉब एवेल्यूशन करते हैं. जॉब एवेल्यूशन में हम जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखते हैं कि वो उसके, और जॉब डिस्क्रिप्शंस में क्या हम देखते हैं कि नॉलेज एरियाज कौन से हैं, स्किल्स क्या हैं, एबिलिटीज़ क्या क्या रिक्वायर्ड हैं. फिर उनके अकॉर्डिंगली जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं उस तरह के फिर हम उसका रिवॉर्ड या उसकी बेस सैलरी उसकी जो है डिसाइड करते हैं. Several job evaluation methods are available, but most popular are ranking, classification and point. बहुत सारे जॉब एवेल्यूशन मेथड्स हैं जिसमें से जो मोस्ट पॉपुलर जो हैं वो रैंकिंग है, क्लासिफिकेशन और पॉइंट है. द रैंकिंग मेथड इज द फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप. फर्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन इज क्रिएटेड. एक पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन बना ली जाती है हर जॉब के लिए. A job description which results from a job analysis. Job analysis से job description हमारे पास आती है जिसमें लिखा होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, नॉलेज कौन कौन से चाहिए, स्किल्स कौन कौन से चाहिए, एबिलिटीज़ कौन कौन से चाहिए हर जॉब को करने के लिए. फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस आर कंपेयर टू ईच अदर इन टर्म्स ऑफ हाउ वैल्यूएबल ईच जॉब इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन.
कि एक तो पहले जॉब डिस्क्रिप्शन बना ली, जब तमाम एम्प्लॉयज़ की जॉब डिस्क्रिप्शंस बन गई तो फिर हर लेवल का डिस्क्रिप्शन को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके देख लिया कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए किन जॉब डिस्क्रिप्शंस की ज़्यादा वैल्यू, जिनकी ज़्यादा वैल्यू उनको ज़्यादा रिवॉर्ड दे दें, जिनकी कम वैल्यू उनको कम रिवॉर्ड दे दें. Classification method. The classification method also consists of two steps. First, a series of classes or job families are created. एक classes, job families बना ली जाती हैं. Each job class, sometimes referred to as a grade, has a unique label and includes a sufficiently detailed description of the work performed so that it will be easy to classify all individual jobs within one class. Second, each individual job is placed within a job class. The end result is a set of classes, each including several jobs. और वो क्या करते हैं, जॉब क्लासेस बना देते हैं और फिर उसका सेट ऑफ डिफरेंट जॉब्स बन जाते हैं. इसकी सिंपल एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में जैसे क्लासिफिकेशंस बनी हुई हैं कि बीपीएस बेसिक पे स्केल 16 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22. अब जो 22 ग्रेड का एक ऑफिसर है उसकी डिफाइंड है कि जी वो इस तरह की पोजीशन पे वो काम करेगा, उसकी इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, उसको इतनी तनख्वाह मिलेगी, इतने अलाउंसेस मिलेंगे. ग्रेड 20 का ऑफिसर के लिए भी इसी तरह ऑलरेडी डिफाइंड है सारी चीज़ें. पॉइंट मेथड, द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑफ द थ्री, but it is one of that provides the most accurate results in term of pay scale for each job compared to other jobs in the organization. कि ये तो पॉइंट मेथड है तो बहुत एक्यूरेट लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है. इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग कंपेंसेबल फैक्टर्स और दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब दैट एड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज विलिंग टू पे. कि जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर पहले आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो कि कंपनी के लिए ज़रूरी हैं, कंपनी के को वैल्यू ऐड करते हैं, फिर उसको आप क्या करते हैं कि उसके बाद आप उनको फिर उनकी रैंकिंग कर लेते हैं, फिर उनको वेट्स दे देते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास फैक्टर्स आ जाते हैं. जैसे कि एक एग्जांपल ही हम देखते हैं, जॉब एवैल्यूएशन फॉर्म, पोजीशन है जी इंस्ट्रक्टर की. अब कंपेंसेबल उसके फैक्टर्स कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए फैक्टर्स उसके उस एम्प्लॉय में होने ज़रूरी हैं कि उसमें स्किल्स हों, एक्सपीरियंस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वर्किंग कंडीशंस हो. अब वो डिग्री क्या है कि जो स्किल्स, डिग्री का मतलब है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है. स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दे दिया हमने. एक्सपीरियंस जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको 2 दे दिया. रिस्पॉन्सिबिलिटी 1, वर्किंग कंडीशंस 2, मल्टीप्लाइड बाय वेट्स, फिर हमने उसको वेट्स दे दिया अकॉर्डिंग टू द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स और फिर उसके पॉइंट्स निकल आए. तो टोटल पॉइंट हमें 125 आ गए. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड लॉ. Usually performance management systems that are fair and acceptable to employees are legally sound. A basic principle that guides the design of a fair system is that procedures are standardized and the same procedures are used with all the employees. अब क्या है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और को में लॉ की लेजिस्लेशन की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि बीच में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के फ्लॉज की वजह से नाखुश हैं या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम उनको पसंद नहीं है या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में समझते हैं कि कोई फ्लॉज हैं, गलतियाँ जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है. तो वो क्या करते हैं, फिर लॉ की मदद लेते हैं, लेजिस्लेशन में चले जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट ऑफ लॉ जाके कंप्लेंट फाइल कर देते हैं. In other words, when the rules and procedures are known by everyone, जब rules और procedure तमाम लोगों को पता हों and they are applied in the same way to everyone और वो हर किसी के लिए वही rules हों, the system is likely to be regarded as a fair one. और system जो है उसे हम फिर एक fair system कहेंगे और जब ऐसा fair system नहीं होगा तो फिर problems होंगे. This is also the basic principle that underlies the implementation of performance management systems that are legally sound. बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया. ट्रीट एवरीवन इन एग्जैक्टली द सेम वे. तमाम लोगों को एक ही तरह से ट्रीट करें. सम लीगल प्रिंसिपल्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. There are 6 important concepts that often come into play in the case of litigations related to the implementation of a performance management system. पहला है जी employment at will.
In employment at will, the employer or employee can end the developmental relationship at any time. कि employment at will के में क्या होता है, employee या employer दोनों भी employment relationship किसी वक्त भी ख़त्म कर सकते हैं. This type of employment relationship gives employers considerable latitude to determine whether, when and how to measure and reward performance. ये कि एक तो एम्प्लॉयर को भी एक वो एज दे देता है कि वो परफॉर्मेंस रिव्यू जैसे चाहे वो कर सके किसी भी एम्प्लॉय का. Thus an employer could potentially end an employment, और वो जैसे चाहे उसकी परफॉर्मेंस की एवेल्यूशन करे और किसी भी एम्प्लॉय को कभी भी निकाला जा सकता है, उसको नोटिस दिया जा सकता है कि भाई अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप अपना 2 महीने आपका नोटिस है, 2 महीने के बाद आप ये जॉब छोड़ के जा सकते हैं. Negligence. Many organizations outline a performance management system in their employee manual, employment contract or other materials. When the system is described in such documents and not implemented as described, legal problems can arise. या अब क्या है लीगल कौन से, अब हम बेसिकली बात करें कि लीगली कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अफेक्ट होती है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इस तरह इस वजह से भी इफेक्ट होता है कि जो आपने एम्प्लॉय का मैनुअल है उसके अंदर आपने उसका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर तो लिख लिया कि जी ये चीज़ें इस लॉ के अंडर कवर्ड हैं, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे, तो वहाँ पे लोग फिर क्या करते हैं कि वो लीगल एक्शंस आपके अगेंस्ट लेते हैं. डिफेमेशन. Defamation is the disclosure of untrue, unfavorable performance information that damages an employer's reputation. कि किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कहना है कि जी उसकी परफॉर्मेंस जो है जो परफॉर्मेंस वो उसकी है मैनेजमेंट है जो बेसिकली उसकी प्रोग्रेस है वो ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस रिव्यू ठीक नहीं है, किसी को आप बदनाम करें किसी भी एम्प्लॉय को. सो दिस कैन नॉट हैपन. ये भी एक वजह है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो मैनेजमेंट के अगेंस्ट लोग फिर लीगल उसमें चले जाते हैं प्रोसीजर्स में. An employee can argue that organization defamed her if the employer states false and libelous information during the course of performance evaluation or negligently or intentionally communicates these statements to a third party. जैसे कि अब एक एम्प्लॉयर है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन मेरी इंफॉर्मेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन को लीक आउट कर देती है, जहाँ पे अब मैंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई किया है, वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से पूछते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हाँ उसका तो परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और ये प्रॉब्लम है, फलाना प्रॉब्लम है, उसको तो बिल्कुल मत रखना. सो डिफेमेशन नहीं होनी चाहिए. अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे पता चलेगा कि उन्होंने मेरे बारे में ऐसा कहा है जबकि मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, तो आई कैन गो टू द कोर्ट कि जी मुझे इन्होंने बदनाम किया. मिस रिप्रेजेंटेशन. इसी तरह डिफेमेशन का उल्टा है कि मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन मेरी बताए कि जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो मिस रिप्रेजेंट कर रही है. तो जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जिसने उससे पूछा था वो उसके ऊपर लीगल केस कर सकती है कि जी आपने गलत परफॉर्मेंस क्यों बताई हमें. Adverse impacts. Adverse impacts, also called unintentional discrimination, occurs when the performance management system has an unintentional impact on a protected class. This can happen when women receive constantly lower performance ratings than men. Unintentionally जो है discriminate करना. अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक जो बॉस है, मैनेजर है, वो जनरली जेंडर बायस्ड है, वो औरतों के साथ उसकी नहीं बनती, तो वो क्या करता है, जितनी लेडीज़ वहाँ पे काम कर रही हैं, जितनी वो फीमेल स्टाफ है, उनको वो परफॉर्मेंस उनकी हमेशा उनको एवेल्यूएशन कम करता है, उनके परफॉर्मेंस रिव्यू ठीक नहीं लिखता, मेल्स को बड़े अच्छी ग्रेड्स देता है. Illegal discrimination. Illegal discrimination, also called disparate treatment, means that rater assigns scores differentially to various employees based on factors that are not performance related, such as race, nationality, color, ethnic, national origin. अब illegally मैं discriminate करूँ
कि मैं मैनेजर हूँ, सुपरवाइज़र हूँ, आप मेरे एम्प्लॉय, मैं आपके बारे में आपकी एवेल्यूशन करूँ कि जी आप एवेल्यूशन आपकी ठीक ना करूँ इस वजह से क्योंकि आप मैं पंजाबी हूँ, आप पठान हैं, आप इस्लामाबाद में रहते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं इस्लामाबाद के लोगों को पसंद नहीं करता। Laws affecting performance management. In the past few decades, several countries have passed laws prohibiting discrimination based on race, ethnicity, national origin, gender, religion, age, disability status. ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस के ऊपर लॉज बना दिए गए हैं so that के जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो बिटवीन द एम्प्लॉयज़। लॉज इन द यूके, अब हम यूके और यूएस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि यूके के अंदर कौन कौन से लॉज हैं। द फॉलोइंग लॉज हैव बीन पास्ड इन द यूके। इक्वल पे एक्ट 1970 aims to give individual the right to the same contractual pay and benefits as a person of opposite gender in the same employment। कि अगर एक मेल है एक फीमेल है, दोनों एक ही पोजीशन पे हैं तो दोनों को सेम एक जैसी तनख्वाह दी जाए। Race Relations Accord Act of 1976 make it illegal to discriminate among someone on the ground of nationality and color or ethnic, racial or national group। कि ethnic group, racial, color, national group इनकी वजह से आप किसी भी एम्प्लॉय को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एक आपस में एक दूसरे में। Gender Discrimination Act of 1975 makes it illegal to discriminate on the ground of gender, marital status and gender reassessment in a limited manner। कि आप जेंडर की बेस के ऊपर या मैरिटल स्टेटस की बेस के ऊपर आप जो है एम्प्लॉयज़ के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। डिसेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के मेक्स इट इलीगल टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी स्टेटस के किसी की डिसेबिलिटी की वजह से उसको आप किसी और एम्प्लॉय से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। Employment equality sexual orientation makes it illegal to discriminate on the ground of sexual orientation। Employment equality religion or belief के makes it illegal to discriminate on the grounds of religion or belief की किसी की वजह belief या religion की वजह से discriminate नहीं आप कर सकते। ये laws हैं जो यूके में हैं इन सारे areas के अंदर points के ऊपर। Now the laws in the US के अमेरिका के अंदर कौन कौन से laws हैं। Similarly the following laws have been passed in the United States। Equal Pay Act of 1963 के equal pay होनी चाहिए, discrimination नहीं होना चाहिए wages के अंदर। अगर एक ही जैसे सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र की तनख्वाह एक जितनी होनी चाहिए, सीनियर सुपरवाइज़र की तनख्वाह एक जैसी होनी चाहिए तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए। Civil Religious Act of 1964 prohibits discrimination on the basis of color, race, religion, gender और national origin। इन चीज़ों की वजह से discrimination नहीं कर सकते। Age Discrimination in Unemployment Act of 1967 prohibits discrimination on the basis of age। Americans with Disability Act of 1990 makes it illegal to discriminate against people with disabilities। अब क्या है, एक एज की वजह से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि कोई बूढ़ा है या कोई यंग है, इस बेस के ऊपर आप परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसकी बेस के ऊपर आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरह Americans with Disability Act of 1990 makes it illegal to discriminate against people with disabilities। कि आप कोई अगर शख्स या कोई अगर मेल या कोई अगर फीमेल एम्प्लॉय जो है वो डिसेबल है तो उसकी डिसेबिलिटी की वजह से दूसरे एम्प्लॉय से आप उसे जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसको भी आप इक्वली ट्रीट करेंगे। Now we have come to the last part of today's lecture, which is the summary.
Initially we talked about negative feedback, reasons for negative feedback, discomfort, and improving defensive responses. And we concluded our chapter number 9 over here. Then we started with section 4 and chapter number 10, which was about reward system and legal issues. और आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 10 को भी कंक्लूड कर लिया, ख़त्म कर लिया. और चैप्टर 10 में हमने सबसे पहले तो देखा ट्रेडिशनल जो है पे प्लान्स क्या हैं, कॉन्टीजेंसी पे प्लान्स क्या हैं, दोनों में फ़र्क क्या है. ट्रेडिशनल में हमने बात की कि जी ट्रेडिशनल जो होता है वो तो क्या कहते हैं, एक पोजीशन की वजह से जो सैलरी होती है, और वो उस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी मैं अगर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर हूँ और मेरे ऊपर एक सीनियर डायरेक्टर है. अब अगर मेरी जो डायरेक्टरशिप की जो तनख्वाह है मुझे उतनी ही तनख्वाह मिलेगी, चाहे मैं जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लूँ या मैं काम ना भी करूँ, आऊँ थोड़ा बहुत काम करूँ डेली और बस ख़त्म, काम ना करूँ तो भी मुझे तनख्वाह तो उतनी ही मिलेगी. तो कॉन्टीजेंसी पे प्लान में ये कि मुझे जितनी मैं मेहनत ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, उतनी मेरी तनख्वाह बढ़ेगी. रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टीजेंसी पे प्लान्स पे हमने डिफरेंट रीजंस देखी क्यों कॉन्टीजेंसी पे प्लान को प्रेफर किया जाता है. फिर हमने बात की कंडीशंस क्या ज़रूरी हैं जो कि कॉन्टीजेंसी पे प्लान को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए. फिर हमने पॉसिबल प्रॉब्लम्स भी देखे कॉन्टीजेंट पे प्लान्स के. फिर हमने टाइप्स ऑफ कॉन्टीजेंसी पे प्लान सिस्टम्स देखे, जिसमें हमने एक देखा था ट्रेडिशनल और एक इनोवेटिव देखा था हमने. और उसके बाद रिकमेंडेशंस फॉर रिवॉर्ड्स देखे कि रिवॉर्ड्स अगर देने हो तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन ज़रूरी हैं, पे स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. फिर हमने एंड के ऊपर लेजिस्लेशन पे बात की कि लेजिस्लेशन क्यों ज़रूरी है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में. और फाइनली हमने केस एग्जांपल्स देखी कि यूके के अंदर कौन कौन से लॉज हैं अवेलेबल हैं फॉर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के लिए. इसी तरह यूएस की मार्केट में कौन से लॉज अवेलेबल हैं फॉर एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के लिए. So we have now come to the end of this lecture. Thank you very much.